हेलो दोस्तों, एसएस लोकर्स अकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सबको ओ सदा निरम पाठ का सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूं। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आप सबको इस पाठ का वस्तुनिष्ठ प्रश्न बताया था। तो अगर आप सब लोगों में से जिसने भी उस वीडियो को नहीं देखा है तो सबसे पहले उन वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। और आज का वीडियो भी इम्पोर्टेंट है, जिसमें मैं आप सभी लोगों को इस पाठ का सब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहा हूँ, तो इसे भी आप लोग शुरू से लेकर आखिरी तक ज़रूर देखिएगा और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पहला नंबर प्रश्न की। पहला नंबर प्रश्न कह रहा है कि चंपारण क्षेत्र में बाढ़ की प्रचंडता के बढ़ने के क्या कारण है। इसका उत्तर होगा कि चंपारण क्षेत्र में पहले बहुत घना जंगल हुआ करता था जो कि पानी को रोकता था। धीरे धीरे जंगल की कटाई होने के बाद वह महावन समतल हो गया। बाढ़ के पानी के बहाव में कोई रुकावट नहीं होती थी और वहां बाढ़ प्रचंड रूप में आने लगा। इसके बाद हमारा दूसरा नंबर प्रश्न है कि इतिहास की कीमियाई प्रक्रिया का क्या आशय है। इसका उत्तर होगा कि लेखक के अनुसार नेपाल और मिथिला की विजय पर आए प्रथम राजा नान्यदेव और चालुक्य नृपति विक्रमादित्य के सेनापति थे, वे यहीं बस गए। नान्यदेव ने यहाँ कर्नाट वंश की नींव डाली। इस प्रकार सुंदर दक्षिण का रक्त और संस्कृति इस प्रदेश की विधि बने और अतः इतिहास की इस प्राचीन प्रक्रिया को से लोगों को परिचित कराया गया, जिसे इतिहास की कीमियाई प्रक्रिया कहा जाता है। इसके बाद हमारा तीसरा नंबर प्रश्न है। तीसरा नंबर प्रश्न कह रहा है, धांगड़ होगा, यहाँ पे बाड़ो लिखा गया है, बांगड़ लिखा गया है, बांगड़ नहीं होगा, धांगड़ होगा, ठीक ना। धांगड़, धांगड़, धांगड़ शब्द का क्या अर्थ है। वीवीआई प्रश्न है ये। धांगड़ शब्द का क्या अर्थ है, याद रखिएगा आप लोग। तो यहाँ कहा जा रहा है कि औराव भाषा में धांगड़ होगा, बांगड़ नहीं, ठीक ना। आप सभी लोग याद रखिएगा कि धांगड़, धांगड़ शब्द का अर्थ है भाड़े का मजदूर। ये लोग दक्षिण बिहार के छोटा नागपुर पठार के आदिवासियों के वंशज हैं। इन्हें नील की खेती के सिलसिले में 18वीं शताब्दी के अंत तक यहाँ लाया गया था। ये औराव भाषा में कहा जा रहा है कि धांगड़ शब्द का अर्थ क्या होता है, तो भाड़े का मजदूर होता है। इसके बाद हमारा चौथा नंबर प्रश्न है। चौथा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि थारू की कला का परिचय पाठ के आधार पर दे। थारू की कला की परिचय पाठ के आधार पर दे। तो इसका उत्तर होगा कि थारुओं के लिए कला उनके महत्वपूर्ण अंग है, उनकी कला सराहने के योग्य है। वे अपने घरों में धान रखने के लिए कई तरह के रंगों वाली सिक के टोकरी बनाते थे। झोपड़ी में प्रकाश के लिए जो दीपक थे उसमें भी उनकी कला नजर आती थी। शिकार और किसान के काम आने वाले जो पदार्थ मूस से बनाए जाते थे उन्हें भी उनकी बहुत सी सुंदर कला दिखती थी। इन सब कलाओं के अतिरिक्त एक विशेष कला थी नववधु का अनोखा कर्तव्य। उनमें ऐसा रिवाज था कि हर पत्नी दोपहर का खाना लेकर पति के पास खेत में जाती थी। वधु जब पहली बार खाना लेकर जाती है तो माथे के ऊपर पीढ़ा पर रखी सीक से बनी टोकरी से खाना लेकर उसे दोनों हाथों से संभालते हुए धीरे धीरे कदमों के साथ खेतों में जाती है। यह दृश्य बहुत ही सुहावना होता है। ये चौथा नंबर प्रश्न का हमारा उत्तर था। नेक्स्ट प्रश्न हमारा पांचवा नंबर है। पांचवा नंबर कहा जा रहा है कि अंग्रेज नीलहे किसानों पर क्या अत्याचार करते थे। ये भी वीवीआई हमारा ऑब्जेक्ट प्रश्न है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, कि अंग्रेज नीलहे किसानों पर क्या अत्याचार करते थे। इसका उत्तर होगा कि अंग्रेज ठेकेदार ने 19वीं शताब्दी में नील की खेती का विस्तार किया। उस समय नील की बहुत मांग थी क्योंकि नील से रंग बनाए जाते थे। नील की खेती के लिए किसानों पर अंग्रेजों ने बहुत ही अत्याचार किए। नील की खेती के लिए किसानों पर अंग्रेजों ने क्या किए, बहुत अत्याचार किए। वे किसानों से ज़बरदस्ती नील की खेती करवाते थे। किसानों को ऐसा कहा गया था कि हर 20 कट्ठा जमीन में नील की खेती करनी है। किसानों के घर में शादी विवाह या कोई खुशी का माहौल होता था तो साहब के यहाँ नजराना भेजना पड़ता था। अगर साहब बीमार पड़ते थे तो उनके इलाज के लिए पैसे किसानों से वसूले जाते थे। ये सब अत्याचार अंग्रेजों ने किसानों पर किए थे। इसके बाद हमारा छठा नंबर प्रश्न कह रहा है
कि गंगा पर पुल बनाने में अंग्रेजों ने क्यों दिलचस्पी नहीं ली। गंगा पर पुल बनाने में अंग्रेजों ने क्यों दिलचस्पी नहीं ली। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि अंग्रेजों के खिलाफ दक्षिण बिहार में क्रांतिकारी विचार फैल गए थे। अंग्रेजी के साथ वहाँ बगावत की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। अगर ये क्रांतिकारी विचार एवं बगावत अन्य जगहों पर फैल जाती तो अंग्रेजों को बहुत भारी नुकसान होता। अंग्रेज नहीं चाहते थे कि ये क्रांतिकारी विचार अन्य जगहों पर फैले, इसलिए वे गंगा पर पुल बनाने में दिलचस्पी नहीं ले रहे थे। आगे हम लोग बढ़ेंगे 7वां नंबर क्वेश्चन की ओर। 7वां नंबर क्वेश्चन करा कि चंपारण में शिक्षा की व्यवस्था के लिए गांधी जी ने क्या किया। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा चुका है एग्जाम में सब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि गांधी जी ने चंपारण में शिक्षा की व्यवस्था के लिए क्या किया। ये पूछा जा चुका है, पहले के एग्जाम में ये प्रश्न आ गया है, तो आप सभी लोग इसको ध्यान रखिएगा कि चंपारण में शिक्षा की व्यवस्था के लिए गांधी जी ने क्या किया था। ठीक, तो इसका उत्तर होगा गांधी जी ने चंपारण में शिक्षा की व्यवस्था के लिए वहाँ के 3 गांव बड़हरवा, मधुबन, भितिहरवा में आश्रम विद्यालय की स्थापना की। इन विद्यालयों की जिम्मेवारी गुजरात और महाराष्ट्र से आए कार्यकर्ताओं को दी गई। विदेशों से शिक्षा प्राप्त शिक्षक वहां रखे गए ताकि संचालन अच्छे से हो सके। जिनमें पहला है बड़हरवा गांव का विद्यालय में इंजीनियर श्री बबन जी गोखले और उनकी पत्नी अवंतिका बाई गोखले ने चलाया था। मधुबन विद्यालय को किसने चलाया था, तो नरहरिदास पारिक और उनकी पत्नी तथा महादेव देसाई उसको चलाए थे। इसके बाद भितिहरवा जो आश्रम था या भितिहरवा विद्यालय था, वहाँ अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर डे और सोमन जी थे, उसको चलाए। और इसके अलावा बाद में पुंडलिक जी गए वहाँ पे और कस्तूरबा गांधी जो है स्वयं वहाँ रह करके इन लोगों की देखभाल कर रही थी। तो ये हमारा 7वां नंबर प्रश्न का उत्तर था। अगला प्रश्न हमारा 8वां नंबर है। 8वां नंबर कहा जा रहा है कि गांधी जी के शिक्षा संबंधित आदर्श क्या थे। इसका उत्तर होगा गांधी जी के शिक्षा का मुख्य मकसद था कि बच्चों में संस्कार और उत्तम चरित्र हो। अक्षर ज्ञान इस उद्देश्य की प्राप्ति का एक साधन मात्र है। वर्तमान शिक्षा पद्धति बच्चों के चरित्र और बुद्धि का विकास करने के बजाय उन्हें बौना बना देती है। गांधी जी ने कहा है कि जो बच्चे जीविका के लिए नए साधन सीखने चाहते हैं उनके लिए औद्योगिक शिक्षा की व्यवस्था की जाए। गांधी जी का यह भी विचार था कि जो ज्ञान वे स्कूल में प्राप्त करेंगे उसका उपयोग खेती और ग्रामीण जीवन में वे लोग करेंगे। इसी तरीके से हमारा 9वां नंबर प्रश्न है कि पुंडलिक जी कौन थे। ये भी वीवीआई क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा, ये भी पूछ चुका है एग्जाम में। पुंडलिक जी कौन थे, तो इसका उत्तर होगा कि पुंडलिक जी एक शिक्षक थे जो गांधी जी के आदर्शों और आदर्शों को सच्चे दिल से मानने वाले और निडर पुरुष थे। गांधी जी ने 1917 ईस्वी में बेलगांव से उन्हें भितिहरवा बुलाया था। पुंडलिक जी को गांधी जी ने इसलिए बुलाया था ताकि वे आश्रम में रहकर बच्चों को शिक्षा दे सके और ग्रामवासियों के दिल से अंग्रेजों के प्रति भय को दूर कर सके। इसी तरीके से हमारा 10वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि गांधी जी चंपारण आंदोलन की किन 2 सीखों का उल्लेख लेखक ने किया है। मतलब गांधी जी के चंपारण आंदोलन में जो उन्होंने 2 सीखें दी थी, तो उन किन 2 सीखों का उन्होंने उल्लेख किया है लेखक ने, और इन सीखों को आज आप कितना उपयोग मानते हैं, यह हमसे कहा जा रहा है। तो इसका उत्तर होगा कि गांधी जी के चंपारण आंदोलन के 2 मुख्य सीख निर्भीकता और ईमानदारी है। गांधी जी ने निर्भीकता होने की शिक्षा पुंडलिक जी को दी और पुंडलिक जी ने वह शिक्षा पूरे गांव वालों को दी। गांधी जी की ईमानदारी की सबसे बड़ी विशेषता सत्यता की जांच करना थी। वे किसी भी खबर के बारे में सुनते थे तो पहले उसे अच्छे तरीके से जांच पड़ताल कर लेते थे, फिर कुछ लिखते थे या बोलते थे। इन सीखों को आज भी अत्यंत उपयोगी माना जाता है क्योंकि निर्भीकता और ईमानदारी किसी भी सामाजिक या व्यक्तिगत प्रयास के लिए आवश्यक गुण है। इसके बाद हमारा 11वां नंबर प्रश्न कह रहा है अर्थ स्पष्ट करें, और इसमें क नंबर प्रश्न है कि वसुंधरा भोगी मानो और धर्मांध मानो एक ही सिक्के के 2 पहलू है। ये भी वीवीआई क्वेश्चन है, ये भी पूछा जा चुका है कई बार व्याख्या वाले क्वेश्चन में एग्जाम में। तो इसका उत्तर होगा कि प्रस्तुत पंक्ति विद्वान लेखक जगदीश चंद्र माथुर द्वारा रचित निबंध ओ सदा नीरज से लिया गया है। लेखक इस पंक्ति के माध्यम से यह बताना चाहते हैं कि पृथ्वी पर सुख भोगने वाला मानव और धर्म का अंधे की तरह अनुकरण करने वाला मानव दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। जैसे एक और सुख भोगने वाले मानव ने विशाल जंगल को काट कर मूर्ति को नष्ट करके उनके धार्मिक महत्व को स्पष्ट कर दिया, समाप्त कर दिया है, उसी प्रकार धर्मार्थ मानव भी
धर्म के नाम पर मूर्तियों को नष्ट करते हैं। इसी तरह हमारा 11 नंबर प्रश्न का ख नंबर प्रश्न है कि कैसी है चंपारण की यह भूमि मानव विस्मृत के हाथों अपनी बड़ी से बड़ी निधियों को सौंपने के लिए प्रस्तुत करती है। इसका उत्तर होगा कि प्रस्तुत पंक्ति विद्वान लेखक जगदीश चंद्र माथुर द्वारा रचित निबंध ओ सदानीरा से ली गई है। लेखक इस पंक्ति के माध्यम से चंपारण की भूमि की महानता का गुणगान कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि चंपारण की भूमि महान है क्योंकि यहाँ पर अनेक बाहरी आक्रमणकारी आए और बहुत से अत्याचार किए गए, लेकिन इस भूमि की सहनशीलता और उदारता इतनी महान है कि इसने सभी अत्याचारों को भुला दिया और सबको क्षमा कर दिया। इसी तरीके से हमारा 12वां नंबर प्रश्न है कि लेखक ने पाठ में विभिन्न जाति के लोगों के विभिन्न स्थानों से आकर चंपारण और उसके आसपास बसने का जिक्र किया है। वे कहाँ से और किस लिए वहां आकर बसे। तो 12वां नंबर प्रश्न का हमारा उत्तर होगा कि लेखक ने बताया कि विजय यात्रा पर आए नान्यदेव चालुक्य नृपति विक्रमादित्य के सेनापति चंपारण की भूमि पर आए और यहीं बस गए। नान्यदेव ने यहाँ कर्नाट वंश की स्थापना की। इसके अलावा अंग्रेज ठेकेदार भी आए। पश्चिमी भारत के जमींदार पूर्वी बंगाल और दक्षिण बिहार के विभिन्न वर्ग के लोग यहाँ आकर बसे। अंग्रेजों का मकसद था नील की खेती से मुनाफा कमाना और उन्होंने किसानों से जबरदस्ती खेती करवाई। खेती करने के लिए धांगड़ और थारू लोगों को भी बुलाया गया था। यहाँ धांगड़ होगा, धांगड़ और थारू लोगों को बुलाया गया था, ठीक ना, धांगड़ लोगों को। इसी तरह हमारा 13वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि नील्हे गोरो और गांधी जी से जुड़े प्रसंगों को अपने शब्दों में लिखिए। ये 13वां नंबर हमारा प्रश्न है। तो 13वां नंबर प्रश्न का हमारा आंसर होगा कि नील्हे गोरे जब किसानों पर अत्याचार करते थे तो चंपारण में आतंक और बेबसी का माहौल था। अचानक गांधी जी का आगमन हुआ। गांधी जी ने चंपारण की जनता को भय और अत्याचार से बचाने का प्रयास किया और वहां के बच्चों के लिए शिक्षा व्यवस्था की। पुंडलिक जी ने निर्भीकता निर्दयता गांधी जी से ही सीखी। एक बार एमन साहब जो बहुत अत्याचारी थे आए तो पुंडलिक जी ने कहा कि वे अपनी कक्षा में आए और घोड़े की लगान न पकड़ने की बात की। यह निर्भीकता चंपारण आंदोलन की सबसे बड़ी देन थी। इसी तरीके से हमारा 14वां नंबर प्रश्न है कि चौर और मन किसे कहते हैं, वे कैसे बने और उनमें क्या अंतर है या उनमें क्या अंतर है। ठीक, ये हमारा 14वां नंबर प्रश्न है। तो इसका उत्तर होगा कि जब चंपारण में बाढ़ आती थी तो उपजाऊ मिट्टी वहां से हट जाती थी क्योंकि नदी अपना पूर्व रास्ता बदल देती थी। इस प्रकार की भूमि की बनावट को चौर और मन कहा गया है। तो चौर किसे कहते हैं हम लोग, तो वह भूमि जिसमें पानी जम जाता है या गाद भर जाती है और जिसमें खेती आसानी से होती है उसे हम लोग चौर कहते हैं। अब मन क्या कहलाता है, तो वह भूमि जिसमें गहरे और विशाल ताल होते हैं और खेती करना मुश्किल होता है उसी को हम लोग मन कहते हैं। तो यही चौर और मन कहलाता है। इसके बाद हमारा 15वां नंबर प्रश्न है। 15वां नंबर प्रश्न कहा जा रहा है कि कपिल वस्तु से मगध के जंगलों तक की यात्रा बुद्ध ने किस मार्ग से की थी। कपिल वस्तु से मगध के जंगलों तक की यात्रा बुद्ध ने किस मार्ग से की थी। तो इसका उत्तर होगा कि कपिल वस्तु से मगध के जंगलों तक की यात्रा बुद्ध ने गंडक नदी के किनारे की थी। तो यह हमारा 15वां नंबर प्रश्न का उत्तर था। टोटल हमने आज 15 प्रश्न देखे इस पाठ का। ये सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन थे। तो आप सभी लोग इसको अच्छे से देखिएगा वीडियो को और अपने कॉपी में इन सारे प्रश्नों को ज़रूर लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा ताकि आने वाले एग्ज़ाम में जो है आप सभी लोग अच्छा कर सके। और अगर आप सभी लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए। साथ ही अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।